नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज पंजाब से बड़ी खबर आई है। खबर पंजाब के लिए है, दिल्ली से आई है। पंजाब में चुनाव है, 1 साल का समय बच गया तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी तैयारियां शुरू कर ही देती हैं। पार्टीज ने तैयारी शुरू कर दी और बीजेपी ने युद्ध स्तर पे कर दी। बीजेपी में आज ज्वाइनिंग हुई है जाने माने वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का की। फुल्का साहब का परिचय दिल्ली के जो पत्रकार हैं उनके बीच में है कि 84 राइट्स जो हुए थे उसमें जो विक्टिम्स थे उनको न्याय दिलाने के लिए पिछले 4 दशक से लड़ाई लड़ रहे हैं एच.एस. फुल्का। और कई बार उनको कामयाबी हासिल हुई है, कई लोगों को उन्होंने जेल में भेजा है जिन लोगों पर एट्रोसिटीज के एलिगेशंस थे। आज इसके पहले भी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी में भी आए थे, आज बीजेपी में आ गए। तो बड़ी खबर, जाहिर है बीजेपी में आए हैं, ये तो खबर बड़ी है। और बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ गए बड़े पत्रकार सुशील मानव जी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद रविंद्र जी, मुझे इस खबर में साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। सर थैंक यू सर, आपने समय निकाला। सर ये क्या घटनाक्रम हुआ है थोड़ा सा बताइए, और एच.एस. फुल्का का बीजेपी ज्वाइन करना कितना महत्वपूर्ण है? एच.एस. फुल्का, पूरा नाम इनका हरविंदर सिंह फुल्का है। तो अब इनके दो अलग अलग, मैं ये कहूँगा कि जो इनकी पर्सनैलिटी में जो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं। तो एक तो वो राजनीतिज्ञ वाला और दूसरा जो है एक वकील वाला। तो आप सबसे पहले तो राजनीतिज्ञ में ये है कि ये 2014 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और पहली बार इलेक्शन लड़ा लोकसभा का। लुधियाना से ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। आप ये ध्यान रखिए कि ये वो चुनाव था जिसमें पहली बार आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर इतनी मजबूत पार्टी बनकर निकली। 4 सीटें जीती थी वो, जिसमें जो अब मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो भी थे और एक डॉक्टर गांधी थे। हाँ जी, धर्मवीर गांधी ये इलेक्शन हार गए थे, मगर फिर भी ये इनके वोट अच्छे आए थे। 2,70,80,000 के करीब इनको वोट मिले थे लुधियाना से। और उसके बाद जब 2022 में असेंबली के इलेक्शन हुए, 2017 में, जब 2017 में असेंबली के इलेक्शन हुए, तो वहाँ की एक दाखा नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि लुधियाना के अंदर ही आती है। तो वहां से ये कंटेस्ट किया था और वो इलेक्शन जीत गए थे और ये लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाए गए थे। मगर बाद में जब आपको ध्यान है कि पंजाब में जो एक सैक्रिलेज की घटनाएं हुई थी कपूरथला और बैबल कला में, तो उसको लेके जो एक आयोग बनाया गया था, रणजीत सिंह आयोग, उसकी रिपोर्ट आई। तो उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जो पंजाब सरकार है, अमरिंदर सिंह सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है जो उस रिपोर्ट पे। हालांकि इनका जो इस्तीफा था काफी करीब 8 या 10 महीने बाद एक्सेप्ट किया गया था। तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं जो है ये इससे इस्तीफा दे करके और मैं अपने काम पे लगूंगा, वकालत के काम पे, क्योंकि जिनका मैं केस ले रहा हूँ, ले रखे हैं, मेरे को उनको भी जस्टिफाई करना। हाँ, तो आज भी जब ये खबर आई तो उसके बाद भगवंत मान का रिएक्शन यही आया कि उन्होंने कहा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। पार्टी ने उनको एमएलए बनाया, पार्टी ने उनको लोकसभा की टिकट भी दी, पार्टी ने उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया और उसके बावजूद वो छोड़ के जा रहे हैं। अब जो दूसरा पहलू उनके बारे में है, वो सबसे बड़ा वो है कि वो, हालांकि वो पंजाब में बरनाला जिले के रहने वाले हैं, मगर लॉ करने के बाद उन्होंने अपना जो वकालत है वो दिल्ली में जाके शुरू की। और 1984 के दंगों में, जिसमें करीब 8,000 लोग बताते हैं, मतलब जो फिगर्स बताए गए हैं, 8,000 लोग मारे गए थे, उसमें इन्होंने सैकड़ों लोगों के केसेस जो है वो पिछले 4 दशक से लड़ते चले आ रहे हैं प्रो बोनो, बिना कोई फीस लिए, और उसमें सक्सेस भी हासिल हुई है उनको। सज्जन कुमार को सजा हुई है, जगदीश टाइटलर भी लगातार जो है वो कोर्ट कचहरी में उन्होंने खींचा, तो उन्होंने सक्सेसफुली कंटेस्ट किया है। अच्छा, वकालत के बारे में, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि काफ़ी ईमानदार हैं अपने पेशे में। जब उनको पता हो कि मेरे पास क्लाइंट आया है, वो जो बता रहा है
जो जो वो लीगल पॉइंट पे सही नहीं है अगर वो, तो उसका केस तक नहीं लेते हैं ये। अच्छा, एक चीज और भी है, इन्होंने, आपको ध्यान होगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई और उसके बाद ये दिल्ली में हत्याकांड हुआ जिसमें 8,000 के करीब लोग मारे गए, तो उस वक्त जो तत्कालिक रिएक्शन उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो बनाए गए थे, उनका एक बयान काफी चला था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। तो इसी को लेते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, व्हेन अ ट्री शुक दिल्ली। हाँ, वो पुस्तक अगर आप देखेंगे, मैं अभी चेक कर रहा था अमेज़न पे, अभी भी उपलब्ध है वो। उसके अंदर उन्होंने ना केवल उस 1984 की घटना को विस्तार में लिखा, बल्कि क्योंकि वो खुद उन जो विक्टिम्स थे उनके केसों को इतने समय से लड़ रहे थे, तो 1984 इंसिडेंट एंड आफ्टरमैथ, उसके बाद क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे उनकी जिंदगी, पहले वाली जिंदगी और अब वाली जिंदगी में क्या फर्क आया, कैसे वो कानूनी केस लड़ते हुए उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही, वो सारी चीजें उन्होंने डॉक्यूमेंट की है उसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि बेशक वो पॉलिटिकली बहुत बड़े नेता नहीं होंगे, बट अगर आप उनका स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे तो केवल 2 ही चुनाव लड़े, पहले में वो अच्छे खासे वोट लिए उन्होंने, दूसरे में वो जीते, लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे पूरे मतलब असेंबली के, तो कोई बुरा नहीं है उनका पॉलिटिकल करियर भी देखा जाए तो उस हिसाब से। मगर जो उनका दूसरा पहलू है जिसमें दिल्ली में वो खास तौर पे सिख कम्युनिटी के साथ बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका आम आदमी छोड़कर और बीजेपी में जाना है ऐसे मौके पर, जबकि अगले साल के शुरुआत में ही पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मैं मानता हूँ इसको। तो बड़ा कैच है बीजेपी के लिए, बीजेपी ने बड़े व्यक्ति, मतलब बीजेपी के लिए धमाकेदार एंट्री है सर, ये काफी बेनिफिशियल है। बिल्कुल मैं यही मानता हूं, क्योंकि आप ये देखिए ना जी, जिस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने 2014 में लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया, अगर वो पार्टी का वो लीडर जो है वो छोड़ता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी, देखिए ना, पंजाब के अंदर 2014 और फिर 2017 और 2022, 17 में जब ये दूसरे नंबर की पार्टी रही तो लीडर ओपोजिशन ये बने, और 22 में जो है सीएम बने भगवंत मान, तो ये 2 बड़े लीडर गिने जाएंगे ना, एक वो व्यक्ति जो आपका लीडर। लेकिन सुशील जी, एलओपी तो 3-4 बन गए थे मेरे ख्याल से उस दौर में, कंवर संधू भी बने थे कुछ दिन के लिए, उनका भी बने थे, 1-2 लोग शायद, खैरा को भी बनाया था शायद, वो बाद की बात है ना, जब ये छोड़ गए। अच्छा, पहला यही बने थे सबसे। इन्होंने तो अपना विधायकी से इस्तीफा दे दिया था ना, आप ये देखिए 17 में ये चुने गए, 18 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, 19 में वो एक्सेप्ट हुआ, तो ये तो रहे कुल 2 साल से कम रहे ना, कम रहे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं को बनाया गया था, इन्होंने सबसे पहले इनको बनाया गया, इन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर दूसरे लोग बनते चले गए। बिल्कुल। हाँ, तो बीजेपी के लिए मतलब बीजेपी ने तो जी सॉरी, मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि बीजेपी देखिए एक इस चुनाव में बड़ी उनकी क्लियर स्ट्रेटेजी है कि आप जो नॉन जट सिख सरदार है वो भी देखो, वोट बीजेपी का हमेशा से, हालांकि हर जगह एक नारा यही होता है कि सबको साथ लेके चलना है, मगर फिर भी उनकी एक टारगेट हमेशा से रहता है ना एक। हाँ, तो इसमें बेसिकली उनको जो है ना, एक तो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करेंगे पंजाब के अंदर, दूसरा आपके ओबीसी को करेंगे, तीसरा वो नॉन जट सिख जो है उसको भी करेंगे। हालांकि ये जट सिख बिरादरी से आते हैं मेरे ख्याल में, फुल्का जी, हाँ जट सिख से ही आते हैं, तो उसमें भी इनको एक पैठ मिलेगी उनके आने से, क्योंकि सिखों के अंदर एक वो अच्छा प्रभाव रखते हैं, राइट सर। और सिखों के अंदर उनको बीजेपी को जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो 2020-21 के अंदर जो एक किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर चला, जिसके अंदर पंजाब के
फार्मर सबसे आगे थे, उसमें ज्यादा सिख कम्युनिटी के ही थे, तो राइट, उसमें अगर इनको एक मतलब पैर रखने को जगह मिल रही है और एक अच्छा नेता उनको मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि उनके लिए ये रहेगा। शॉट इन द आर्म है, राइट सर। शॉट इन द आर्म, एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ और त्वरित ये जानकारी आपने दी और हमने ये रिकॉर्ड किया। थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद है पंजाब का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे हम लोग आपका ज्यादा समय लेते रहेंगे और हमारे दर्शक उससे लाभ उठाते रहेंगे हमारी बातचीत से। बहुत धन्यवाद सर, जरूर थैंक यू जरूर वेरी मच। जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू।